चेला, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। अब लिखना बंद करो और फटाफट आंसर मिलाना शुरू करो। हेलो हेलो हेलो। शुरू करें। 18+ क्या हो गया? आरपीएफ का क्वेश्चन है। 19+ 16+। क्या हो गया? टाइम नहीं दिया था क्या? तो क्वेश्चन नहीं बना? क्या हो गया? 16+ में कोई है, ये नहीं है। ये कुछ चूजा वहां है। 14+, 12+, 10+, 8+, 6-। शुरू करें। इस बार चला रेलवे रिफॉर्म एक नेशनल मुद्दा बना है। हमको लगता है लगभग सारे लोग वीडियोस बनाए हैं, ध्रुव राठी छोड़ के। भगवान रेलवे की आत्मा को शांति दे। आ जाओ इधर। इनवैलिड क्वेश्चंस आगे जो है तुमको नहीं के बराबर मिलेगा, एकदम नहीं के बराबर। मतलब ये जो मुद्दा है इसको लगभग रेलवे ने अपने संज्ञान में लिया है और इनवैलिड क्वेश्चंस नहीं के बराबर मिलेगा। अब एगो मुद्दा खाली बचा है कि आप वैकेंसी निकालने से ज्वाइनिंग तक का डेट क्लियर कीजिए। किस महीने किसकी वैकेंसी निकलेगी, एग्जाम कब होगा और उसकी ज्वाइनिंग कब हो। टेक्नीशियन वालों को तो हमको लगता है ज्वाइनिंग दे रहा है, सबको रोजगार मेला बुला लिया गया है, सबको ज्वाइनिंग मिल रहा है। सामान्य ताप शुरू करें। गुड क्वेश्चंस, कोई बात नहीं, नंबर नहीं आया, सीखने का मौका मिलेगा। सामान्य ताप पर रखे हुए कॉपर सिलेंडर पर विचार कीजिए। कॉपर सिलेंडर का ताप बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक बात बताइए, आपको यह पता होगा एकदम, प्रतिरोधकता पदार्थ और किस पर निर्भर करती है? ताप पर। आर बराबर होता है रो एल बाय ए। रो क्या है? प्रतिरोधकता।
आर क्या है? प्रतिरोध। तो यहां से हम लिखेंगे रो बराबर आर ए बटा एल। रो क्या है? अरे रो क्या है? प्रतिरोधकता। और आपको यह भी पता है कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। प्रतिरोध जो होता है वो ताप के क्या होता है? प्रतिरोध ताप के क्या होता है? समानुपाती। प्रतिरोध किसके समानुपाती? किसके समानुपाती? ताप। आर बराबर क्या होता है? रो एल बाय ए। रो बराबर रो क्या है? प्रतिरोधकता। आर क्या है? आर क्या है? प्रतिरोध। अब प्रतिरोध किसके समानुपाती? ताप। अब प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है? ताप पर। तो जब प्रतिरोधकता ताप पर निर्भर करता है तो ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। अब प्रतिरोध बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता भी बढ़ेगा। ताप पर यह निर्भर करता है तो ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। प्रतिरोध बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता भी क्या होगा? बढ़ेगा। व्हाट इज द आंसर? मार दें? बहुत बच्चा इसमें मारा होगा, स्थिर रहता है। कौन कौन मारा बता? रेज योर हैंड। मारी है ना? वेरी गुड। घटता है? कौन कौन मारा है? जैसे क्यों घटता है कि पीछे कोई लॉजिक था क्या तुम लोग का? ये अपरिवर्तित तो इसलिए मारा कि प्रतिरोध, देखो प्रतिरोधकता जो है वो पदार्थ पर निर्भर करता है और ताप पर। पदार्थ बदल जाएगा, प्रतिरोधकता बदल जाएगा। ताप बदल जाएगा, प्रतिरोधकता। हम अगर मान लो ये फलनी पर निर्भर करते हैं, मान लो ये एकरा पर हम निर्भर करते हैं, ये लड़का कमाएगा तो हम बढ़ेंगे, ये लड़का लॉस में जाएगा तो हम लॉस में जाएंगे, तभी ना हम ओकरा पे निर्भर करते हैं। बोलबे नहीं करें। ये पंखा पर हम निर्भर, ये बेंच पर हम निर्भर करते हैं? नहीं करते हैं। इसको कुछ भी हो जाएगा हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो ना, निर्भरता समझते हो? निर्भरता जैसे आपके पिताजी पर आप निर्भर करते हैं। पिताजी डमाडोल होंगे तो आप तुम भयानक हिलडोल हो जाइएगा। तो प्रतिरोधकता पदार्थ और ताप पर निर्भर करती है। तो ताप और पदार्थ बदलेगा तो प्रतिरोधकता बदल जाएगी, और ताप बदल रहा है, बदल रहा है ना? तो ताप बदल रहा है तो प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोधकता बढ़ेगी। बोलिए, अगर सेम तार हो, लंबाई और क्षेत्रफल बढ़ा घटा दिया जाए तब प्रतिरोधकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नहीं समझा? क्योंकि प्रतिरोधकता केवल पदार्थ और ताप पर निर्भर करता है, लंबाई, क्षेत्रफल और आकृति पर निर्भर नहीं करता। अगर आप लंबाई, क्षेत्रफल और आकृति बदल दीजिएगा तो प्रतिरोध बदल जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध निर्भर करता है। प्रतिरोध इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, प्रतिरोध इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। बोलबे नहीं करेगा। लेकिन ये एकरा में चला है, एगो लड़का के बीपीएससी तैयारी नहीं हुआ। बीपीएससी तैयारी एकदम हमारे परम पुरान चला था। वो आया, बोला कि गुरुजी 0.1 से मेरा नहीं हुआ है। देखिए, ये क्वेश्चन आप ही पढ़ाए थे, गलती हम मार के आए हैं, गलती कर दिया है, बोर्डे गलती कर दिया। तो हम क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन में लिखा हुआ था प्रतिरोधकता निर्भर करता है। एक ऑप्शन था लंबाई पर, एक ऑप्शन था क्षेत्रफल पर, एक ऑप्शन था पदार्थ पर। तो लड़का ही सोच के मारा कि प्रतिरोधकता है तो प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती, प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। एक से अधिक ऑप्शन हो जाएगा, मार दिया एक से अधिक। जबकि प्रतिरोधकता लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, केवल और केवल पदार्थ पर निर्भर करता। तो उसका चौथा ऑप्शन था एक से अधिक, और पांचवा था इनमें से कोई नहीं। एक से अधिक होगा नहीं, क्योंकि लंबाई क्षेत्रफल पर निर्भर ही नहीं करता। आंसर होगा पदार्थ पर निर्भर करता है, तो इनमें से कोई नहीं भी नहीं होगा। आंसर होगा पदार्थ पर निर्भर करता है। 3 नंबर ऑप्शन मार क्या है? एक से अधिक। 0.1 से आंसर नहीं हुआ। हमको बहुत ऐसा बच्चा मिला है जो प्रतिरोधकता और प्रतिरोध में कंफ्यूजन करके अपना मार्क्स खोया है। तो कृपया आप ऐसा ना करें। लिखिएगा, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। प्रतिरोधकता लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता कि नहीं करता? नहीं करता।
अभी एक न्यूज वायरल हो रहा है कि बिहार के सभी भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% जो फ्लैट रिजर्वेशन है वो सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए होगा। बिहार के बाहर की महिलाओं के लिए बिहार की वैकेंसी में 35% का मामला नहीं होगा, उसको यूआर में फाइट करना होगा। समझा ये बात? और जो रिजर्वेशन जितना परसेंट है वही रहेगा। अब वायरल हो रहा है, लेकिन अमर उजाला भी पोस्ट किया है, अब देखो जल्दी ही आएगा। अब ध्यान से देखना, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, कहां से कहां जा रहा है? बहुत बढ़िया बात, सघन से आरपीएफए का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन? उसी का होगा, बदतमीज क्वेश्चन। हाँ, सघन से किसमें जा रहा है? विरल में। बहुत बढ़िया। तो निम्नलिखित में से किस स्थिति के परिणाम स्वरूप पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा? बड़ी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। तो कि जब भी क्रांतिक कोण, दोस्त मेरे, एक आपतन कोण ऐसा होता है जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, बोलवे नहीं करेगा। अरे पढ़े हो पूर्ण आंतरिक परावर्तन? पढ़े हो झूठे? यस सर, यस सर। वैसे आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होगा, ऐसे आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। हाँ या ना? अब कहता है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम, ये सघन है ये विरल है, तो निम्नलिखित में से किस स्थिति के परिणाम स्वरूप पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है? कौन सी ऐसी स्थिति है जिसके परिणाम स्वरूप पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है? आपतन कोण क्रांतिक कोण से बढ़ाने पर कि घटाने पर? तो जब हम ये कह सकते हैं अब थोड़ा सा अगर हम बढ़ा लेते हैं तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा ज्यादा होगा उसी माध्यम में लौटेगा। अरे छोटा सा पढ़वे नहीं किया है का रे? ये तो साफे नहीं पढ़ा है। मूछ वाला स्टैंड अप है, मूछ वाला। हाँ, ब्लू टी शर्ट, ब्लू तोहर है क्या कर रहे हैं? यही रहे ही। हाँ, पढ़ा है तुम कुछ ना? पढ़ने वाला मेरा लग नहीं रहा है। बताओ सोडियम का एटॉमिक नंबर। बोल। ग्यारह होता है भाई, पिछले 5 साल से बता रहे हैं। बैठ जाए यार, ये पढ़ ही नहीं रहा है, इसको मन ही नहीं लग रहा है। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा ज्यादा होगा तो उसी माध्यम में लौटेगा। आंसर बता। बढ़िया से मारना। ये क्या दिक्कत है इसमें? सही है। और प्रकाश सघन से विरल में जाएगा कि विरल से सघन में? प्रकाश सघन से विरल में जाए। बड़ी जो समस्या, 2 कंडीशन होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। एक तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा, बोलो। दूसरा प्रकाश सघन से विरल में जाएगा। पढ़ा होगा तो जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तब तो हवा हवाई। कितने लोग ये बात पढ़े हैं? वेरी गुड, लगभग सारे बच्चे पढ़े हैं। आ जाओ बाबू, हेने आंसर बता। यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र को सीधी रेखा में गतिमान आवेश के समानांतर प्रयुक्त किया जाए तो आवेश की दिशा रिक्त होगी। बताओ कैसी? रिजु रेखीय। आंसर दिया इसलिए ए होगा, डी होगा। कहता है यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र को सीधी रेखा में गतिमान आवेश के समानांतर प्रयुक्त किया जाए तो आवेश की दिशा कैसी होगी? रिजु रेखीय की वृत्तीय? चुट्टा अगर आंसर होगा वृत्तीय। इससे पहले भी सवाल आया था, आंसर देखा नहीं गे। ये होगा। ओ देखो, रिजु रेखीय तब होगा
जब कोई भी किरण या कोई भी चुंबकीय वेव्स या इलेक्ट्रिकल वेव्स किसी वैसे पथ पर जाएगा जहां पर समान बल उसी दिशा में लगेगा, वह पथ ऋजुरेखीय होता है। यहां क्वेश्चन कहता है यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में को सीधी रेखा में गतिमान आवेश के समानांतर प्रयुक्त किया जाए, तो समानांतर प्रयुक्त किया जाएगा तो वृत्तीय होगा, और अगर जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उसी दिशा में बल लगेगा तब क्या हो जाएगा, ऋजुरेखीय। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा वृत्तीय। और जिस दिशा में बल चुंबकीय क्षेत्र उसी दिशा में बल लगे तब कैसा हो जाएगा, ऋजुरेखीय। ऋजुरेखीय भी सही आंसर है, लेकिन तब होगा जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उसी दिशा में बल लगेगा तब। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वृत्तीय। एक आंसर तो एकदम बड़ा प्यारा क्वेश्चन के बनाया है। अभी तक तू पढ़ा होगा MV स्क्वायर बाय आर, पढ़ा है ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये m द्रव्यमान का एक पत्थर रस्सी से बांधकर एक समान चाल की त्रिज्या ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमा रहा है। ऊर्ध्वाधर वृत्त समझते हो, इसको कहते हैं क्षैतिज वृत्त और इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर वृत्त। ये अरे गूगल के मौसा बड़ी मार मारेंगे, गूगल के मौसा नहीं बनो, समझा। आओ तुरंत पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, आओ आओ रे गूगल के मौसा। अच्छा कॉपी में लिख रहा है, गूगल के मौसा सब है रे बाप। एक आंसर बता, ये क्वेश्चन का आंसर बता। पहले तो हमको ये बताओ क्षैतिज वृत्त और ऊर्ध्वाधर वृत्त किसको कहते हैं। ये हुआ क्षैतिज वृत्त और ऐसे जाएगा तो ये ऊर्ध्वाधर वृत्त। और आपको पता है ऊर्ध्वाधर में किसी भी वस्तु पर एक बल काम करता है नीचे की ओर, जिसको हम कहते हैं mg। क्या कहते हैं, क्वेश्चन कर रहा है m द्रव्यमान का एक पत्थर को रस्सी से बांधकर एक समान चाल से त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार पथ में घुमाया जाता है। सबसे निचले बिंदु पर ये घुमाया गया, सबसे निचले बिंदु पर लगने वाला कुल बल ज्ञात कीजिए, बताइए कितना होगा। सबसे निचले बिंदु पर लगने वाला कुल बल का मान क्या होगा, व्हाट इज द आंसर। बता, केंद्र की ओर लगने वाला बल कितना, अरे केंद्र की ओर लगने वाला बल कितना, MV स्क्वायर बाय आर। अभी केंद्र बल ना, बोलवे नहीं करेगा तो कहता है सबसे निचले बिंदु पर पत्थर पर नीचे की ओर कह रहा है। तो आप पढ़े होंगे क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो जितना ऊपर की ओर बल लगता है उतने नीचे लगता है, तो नीचे भी कितना बल लगेगा। अरे चुट्टा बोलो ना, MV स्क्वायर बाय आर। या आप ये भी पढ़े होंगे कि अभिकेंद्र बल के अपकेंद्र बल का जो परिमाण होता है वो अभिकेंद्र बल के बराबर होता है, लेकिन दिशा एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत। अंदर की ओर MV स्क्वायर बाय आर अभिकेंद्र बल होगा, बाहर की ओर अपकेंद्र बल होगा MV स्क्वायर बाय आर। तो ये तो हो गया वृत्तीय गति के कारण बल, और वस्तु के भार के कारण एक बल लगेगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, mg। तो हो जाएगा MV स्क्वायर बाय आर प्लस mg। रुक जाओ, कुछ बच्चा इसमें अपना लॉजिक क्या देगा कि सर MV स्क्वायर बाय आर अंदर की ओर लगा, mg इधर की ओर लगा, तो MV स्क्वायर बाय आर माइनस mg। ये बढ़िया समझ लो, क्वेश्चन कर रहा है नीचे की ओर। आंसर क्या दिया, ये दिया है, यही आंसर सही है। अब देख लो आंसर क्या दिया है। अगर क्वेश्चन कह दे कि नीचे की ओर लगने वाला बल, किधर की ओर लगने वाला बल, तो नीचे की ओर हमको पता है MV स्क्वायर बाय आर जितना ऊपर लग रहा है उतने नीचे लग रहा है, तो नीचे भी MV स्क्वायर बाय आर, और इस वस्तु के भार के कारण जो बल लगेगा MV स्क्वायर बाय आर प्लस mg। अगर कहता अभिकेंद्र बल के, अपकेंद्र न अभिकेंद्र बल के कारण नीचे की ओर लगने वाला बल, तो अभिकेंद्र बल ऊपर हो गया MV स्क्वायर बाय आर और नीचे हो गया mg, तब हो गया MV स्क्वायर बाय आर माइनस mg। और अगर नीचे की ओर कह रहा है बल, इसका मतलब नीचे की ओर कौन बल लगेगा, निचले बिंदु पर। तो निचले बिंदु पर तो बाहर की ओर लगेगा कि अंदर की ओर। देखो यहां भी लगता है, अगर मान लो ऊपरी बिंदु पर कहता नीचे की ओर, तब भी तो MV स्क्वायर बाय आर, नीचे की ओर MV स्क्वायर बाय आर लगेगा, अब प्लस mg, क्योंकि mg किधर की ओर लग रहा है, नीचे की ओर। यही नीचे की ओर नहीं कह के ऊपर की बिंदु पर ऊपर की ओर कहता, तो ऊपर की ओर भी कहता तो MV स्क्वायर बाय आर तो ऊपर की ओर लग ही रहा है,
चाहे नीचे बोलोगे ऊपर बोलो एमबीएफ कर बाय आर लगेगा, नीचे बोलोगे तो अभिकेंद्र बल, ऊपर बोलोगे तो अपकेंद्र बल, लेकिन परिमाण उसका एमबीएफ कर बाय आर होगा। अब लेकिन अगर ऊपर की ओर है तो इसमें एमबीएफ कर बाय आर तो ऊपर की ओर लग रहा है, लेकिन इसमें एमजी नीचे लग रहा है कि ऊपर? अरे एमजी हमेशा नीचे लगता है, तो प्लस एमजी की माइनस एमजी, यहां हो जाएगा माइनस एमजी। बोलो यहां बताओ एमबीएफ कर बाय आर ऊपर गया, अरे अंदर की ओर कौन बल लगा? एमबीएफ कर बाय आर, एमजी प्लस की माइनस? एमजी तो नीचे लग रहा है, माइनस एमजी। अब देखो सब क्वेश्चन का जवाब तुमको मिल जाएगा। क्वेश्चन अगर कहेगा निचले बिंदु पर अगर बल पूछेगा तो एमबीएफ कर बाय आर प्लस एमजी, निचले बिंदु पर अंदर की ओर पूछेगा एमबीएफ कर बाय आर माइनस एमजी अभिकेंद्र बल के कारण, और अगर ऊपरी बिंदु पर ऊपर की ओर पूछेगा तो एमबीएफ कर बाय आर माइनस एमजी, ऊपरी बिंदु पर नीचे की ओर पूछेगा तो एमबीएफ कर बाय आर प्लस एमजी। एमजी हमेशा किधर की ओर लगेगा? नीचे की ओर, और ऊपर बोले कि नीचे बोले एमबीएफ कर बाय आर फिक्स है, क्योंकि नीचे लगेगा अभिकेंद्र बल यहां, तो इधर लगेगा अभिकेंद्र बल, इधर अपकेंद्र बल, इसमें आओगे इधर अभिकेंद्र बल इधर अपकेंद्र बल। लिख लो यही 4 कंडीशन है, कब प्लस होगा कब माइनस होगा। निचले बिंदु पर ऊपर की ओर माइनस एमजी है, देखो ना सब दिशा दिए। पढ़े? पढ़े हो? चलिए बताइए ये क्वेश्चन बताओ रे। केकर सिद्धांत, कौन सा नियम सिद्धांत गतिशील तरल पदार्थ में तरल के वेग और दाब के बीच संबंध को व्यक्त करता है? चलो बर्नौली का प्रमेय पढ़े हो, क्या कहता है? P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो भी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। पढ़े हो ये? नहीं पढ़े हो? क्या है P? P है दाब ऊर्जा, ये रो जी एच हो गया स्थितिज ऊर्जा, हाफ रो भी स्क्वायर हो गया गतिज ऊर्जा, P हो गया दाब ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर कांस्टेंट। अब पढ़िए तो क्वेश्चन, जो चैप्टर जो है सब चीज एएलपी टेक्नीशियन सब छोड़ दिया, हमको लगता है ये अवशेष से बनाया है। बर्नौली का प्रमेय ये सब कोई नहीं पूछा, ये सोचा कोई नहीं पूछा तो हम पूछते हैं। आर्किमिडीज हो गया तैरने डूबने का सिद्धांत। अब बॉयल का लॉ क्या होता है? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अब पास्कल का नियम जितना हाइड्रोलिक है, क्या है दोस्त मेरे? हाइड्रोलिक। ये सब किसका सिद्धांत है? पास्कल का। तैरने डूबने वाला सारा सिद्धांत किसका है? अब बर्नौली का सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर भी आधारित है। हो गया? बढ़े? सदिश राशि का आयाम अदिश राशि कार्य के समान है। पढ़े हो? अरे वो नहीं पढ़े हो रे, किसका मात्रक और बीमा समान है? आयाम का मतलब होता है बीमा। आप बता दो, पढ़ा होगा दोस्त, बल आघूर्ण और ऊर्जा का मात्रक समान नहीं है। बल और भार का मात्रक क्या है? समान है।
चाल और वेग का समान है, संवेग और आवेग का समान है। पढ़े? बता, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण में साइक्लोट्रॉन आवृत्ति का सटीक वर्णन करता है। क्या होगा आंसर? ए की बी की सी की डी? ए साइक्लो वह आवृत्ति जिस पर आवेशित कण स्वयं पर कार्यरत लॉरेंट्स बल के कारण चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय गति से गुजरता है। ये पूरा का पूरा साइक्लोट्रॉन आवृत्ति का डिफिनेशन है। चुंबकीय क्षेत्र में जो लगने वाला बल होता है वो वृत्तीय गति में गुजरता है, यही लॉरेंज का बल है या लॉरेंज रूल है साइक्लोट्रॉन के लिए। कोई भी चुंबकीय क्षेत्र में जो उसकी दिशा होगी वो हमेशा वृत्तीय गति में होगी, जो क्वेश्चन इससे पहले था। एक साइक्लोट्रॉन के बारे में कहा जाता है यह किसको त्वरित करता है? किसको त्वरित करता है? साइक्लोट्रॉन जो त्वरित करता है वो प्रोटॉन को त्वरित करता है। नाम है साइक्लोट्रॉन। होना चाहिए इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने वाला, इसलिए क्वेश्चन हमेशा पूछता है किसको त्वरित करता है? प्रोटॉन को। विद्युत चुंबकीय तरंग और विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच कोण कितना? पता चला। विद्युत चुंबकीय तरंग अनुदैर्ध्य के अनुप्रस्थ। अरे चुट्टा, ध्वनि तरंग के अलावे रे भाई मेरे, ध्वनि तरंग के अलावे सब ना अनुप्रस्थ है। अनुप्रस्थ मतलब कितना डिग्री पर कंपन करेगा? अरे कितना पर कंपन करेगा? 90 डिग्री। आंसर बताओ। कितना पर कंपन करेगा? 90 डिग्री पर। यही देखो क्वेश्चन। अरे यही जो तू रटले है ना, तनी दिमाग लगा दिया क्वेश्चन। मेगा बोले तो 10⁻⁶ मारेंगे छोटा 10⁻+6। माइक्रो बोले तो 10⁻⁶। क्वेश्चन क्या किया? सब रट्टा मारले है। ये पक्का कोई ना बिहार यूपी का ही आदमी बनाया होगा। इतना कमीनागिरी क्वेश्चन में कोई नहीं कर सकता है। 1 HP बराबर 746 वाट। अभी तो सबको पता है। तो भाई एक गेम खेल दिया यहां। 1 HP बराबर 746 गुना 10⁻⁻⁶। हाँ 6। देखो ना, ये देखो 10⁻+6 भागा 10⁻⁶। ये तो करिए सकते हैं। अरे ऊपर नीचे गुना भाग कर सकते हैं 10⁻⁶ से। 1 HP बराबर 746 बोलो रे। 10⁻⁶ को लिख सकते हैं मेगा वाट। अब बट्टा 746 हुआ। हाँ बट्टा 10⁻⁶। बट्टा 10⁻⁶ लिखेंगे, क्या दिक्कत है तुमको? मेगा के बदले होता है 10⁻⁶, माइक्रो के बदले होता है 10⁻⁶। हम क्या क्या ऊपर नीचे 10⁻⁶ से गुना भाग कर दिए। 10⁻⁶ को लिख दिए मेगा। क्या लिख दिए? मेगा। ई हो गया। 10⁻⁶ छोड़ दिए। बोलो 746 बटा 10 कितना हो गया? 6। अब ये ऊपर जाएगा। बच्चा अगर हड़बड़ा के भी मारेगा ना, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1 HP 746 गुना 10⁻⁻⁶ वाट। क्या दिया आंसर? यही होगा हमको लगता है। नहीं दिया है? बोलो केकरो कुछ बोलना है तो।
हाथ उठाओ, कोई दिक्कत है तो बोलो। दिक्कत है? क्या दिक्कत है भाई? हाँ होता है। माइक्रो नहीं, मेगा लगा दिया। हाँ। भाग कहाँ दिए हम? ना भाई, हम 10⁻6 10 ऊपर नीचे गुना भाग किए हैं, सेम वैल्यूज। 10⁻6 को लिख दिए मेगा, 10⁻6 बच गया। नहीं है सही? बोलो। क्लियर? मिली बोले तो 10⁻³ और किलो बोले तो 10⁻3। हाफ इंजन निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करता है? हाँ? अरे स्टीम है तो भाप मतलब उष्मा मारे। हा 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 हा। कितना प्यारा क्वेश्चन। नियत ताप पर गैस के निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन का व्युत्क्रमानुपाती है। हमरा थी बॉयल चचा के नियम लग रहा है। केकर नियम तुरंत लग रहा है? मार दें आंसर। ये तीनों तो जानता होगा? नहीं जानता? एवोगाड्रो का नियम क्या है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। नियत P और T नियत है। चार्ल्स का नियम है P V T। V is directly proportional to T when P is constant। गेलुसाक का नियम है P is directly proportional to T when volume is constant। पढ़े हैं पीवीटी बीसीजी? बोलो। पढ़े हैं? लोटेनिक और सर्पी घर्षण के संबंध में कौन सा कथन सही है? बोलो। लोटेनिक और सर्पी घर्षण के संबंध में कौन सा सही है? तुम ये जानते हो दोस्त मेरे, घर्षण बराबर सबसे ज्यादा कौन घर्षण? स्थैतिक। उससे कम गतिज या सर्पी। और सबसे कम सोना। हमार बता आंसर। ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन। आंसर बता। ये सर्पी घर्षण प्राय लोटेनिक घर्षण से अधिक होता है। सही तो है? बोलन रे। सर्पी घर्षण ज्यादा नहीं है लोटेनिक से। आंसर बाकी गलत होगा। एनसीईआरटी खोलिएगा, जो एकदम डायरेक्ट एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, उठा के पेस्ट मार दिया। एक और क्वेश्चन आज मिलेगा आपको एग्जाम्पलर का। जब त्वरित इलेक्ट्रॉन की धारा किसी धातु के लक्ष्य से टकराती है, कौन बताए थे हम आपको? याद है? जब टंगस्टन धातु से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कौन किरण निकलता है? अरे कौन किरण निकलता है? एक्स किरण। क्या हो जाएगा आंसर? बताए थे ना वो, आप ही के क्लास में तो आया था शायद। जब विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं टंगस्टन धातु से, तो विद्युत धारा का प्रवाह मतलब किसका प्रवाह? अरे बोलिए। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। टंगस्टन क्या है? क्या है? धातु। बढ़े? अरे बता सोडियम का एटॉमिक नंबर।
तेरा पता है रे? एटॉमिक वेट बता। बता दिया। अभी भी इसमें एक आदमी बैठा है जगरा नहीं पता। हो जाएंगी? लड़का की लड़की? हमरा तो तीनों पे डाउट लग रहा है। तेरा पता है रे? तुमको? तुमको? तुमको पता है? स्टैंड अप। बता सोडियम का एटॉमिक नंबर। बताती है 13। 13 तो अल्युमिनियम का ना होता है रे। बेटो, इस सबको पता था। अच्छा, लड़का में एक बार ट्राई करेंगे। अभी हम सीरियसली खोज रहे हैं, लेकिन है नहीं एक को। न क्वेश्चन वही रहेगा। क्वेश्चन नेवर बी चेंज। करे? पता है तुमको? न पता है इसको। ये खोज लेंगे, लेकिन हम ऐसा हो नहीं सकता है। तब ना तुम लोग हमको टैलेंटेड मानोगे। लेकिन है नहीं यार। ये सब पुरना बच्चा सब, ये सब तेज है, नवका में तुरंत मिल जाता है। इतना इजी क्वेश्चन है ना, खोजना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मिल नहीं रहा है। नहीं, ये पूछेंगे तो फेल हो जाएगा। लगभग सबको पता है। ये को पे मेरा डाउट है। ना गड़बड़ा जाएगा, सबको पता है। बताओ कौन सा सॉल का एक उदाहरण है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सॉल का उदाहरण है। ये द्रव में गैस का मिश्रण है, और ये एक प्रकार का क्या है? सॉल है। इसी को हम लोग इसको सॉल कहते ही हैं। एंटा एसिड, एंटा एसिड कहते हैं इसको। MgOH हॉल 2 एंटा एसिड है, मतलब ये दुर्बल क्षार है। जितना एसिडिटी वगैरह का दवाई बनता है, डाइजीन, एसिलॉक, रबर, प्राकृतिक भी होता है, कृत्रिम भी होता है। किस पेड़ से मिलता है? हैबिया ब्राजीलियंसिस के लेटेक्स से प्राप्त होता है। के लेटेक्स से यानी दूध से प्राप्त होता है। हैबिया ब्राजीलियंसिस अमेजन के जंगलों में मिलता है। सॉल एक मिश्रण है। एरोसॉल सुना होगा। सॉल एक क्या है? मिश्रण है। विलियम से इस बार पूछे गए थे क्वेश्चंस। एक आंसर बता। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अल्कली क्षार अल्कली अभिक्रिया पढ़े थे? क्लोर क्षार अभिक्रिया पढ़े हो? रिएक्शन NaCl प्लस H2O
दिस विल गिव्स NaOH। ये रिएक्शन है क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्या कहते हैं इसको? क्लोर क्षार अभिक्रिया। आंसर बता, व्हाट इज द आंसर? साबुन अपमार्जक। ये देखो तो डायरेक्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ना, जलरागी जल विरागी वही ना है, डायरेक्ट उठा के पेस्ट कर दिया। एनसीईआरटी बुक का बारकोड काम कर रहा है कि नहीं? अब नहीं बोलबो नहीं करना, अभी चेक नहीं किया, जाके चेक कर लो, सब काम कर रहा है। नहीं कर रहा है? A to Z ऊपर वाला बारकोड भी काम कर रहा है, अंदर वाला बारकोड भी टोटल रेगुलराइज हो गया है। आप किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन उठाइएगा एनसीईआरटी का, वो क्वेश्चन को आप पढ़ पाइएगा। साबुन और अपमार्जक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बता आंसर। ए, साबुन के अणुओं के दो सिरे होते हैं। देखो, एक होता है जलरागी और दूसरा होता है जल विरागी। ये वाला जो सिरा होता है ये होता है रागी। रागी मतलब जो जल से दोस्ती करे। और ये वाला जो सिरा होता है ये क्या होता है? विरागी, जो जल से हटे, जो जल से दूर हटे। साबुन में दो सिरा, एक जलरागी और एक जल विरागी। फोबिक मतलब डरा हुआ, माइनिया मतलब होता है पागलपन, फोबिक मतलब होता है डर। जैसे रेबीज जो कुत्ता काटता है हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब जल से उसको क्या लगता है? डर लगता है। तो फोबिक का मतलब होता है अलग होना। निम्नलिखित यौगिकों में टिंचर आयोडीन में अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। टिंचर आयोडीन में किस यौगिक का उपयोग टिंचर आयोडीन में किया जाता है? इथेनॉल। इसी को कहते हैं इथाइल अल्कोहल, पीने वाला अल्कोहल। आप कहिएगा ये टिंचर आयोडीन एंटीबैक्टीरियल है, इसमें इथेनॉल मिला के हम लोग यूज करते हैं। इथेनोइक एसिड किसको कहते हैं? वेरी गुड, एसिटिक एसिड को। कभी कभी क्या करता है ना, कहेगा बताओ विनेगर एसिटिक एसिड। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए विनेगर में क्या होता है, तो लड़का एसिटिक एसिड याद कर ले है। अरे विनेगर में क्या होता है? एसिटिक एसिड। उसी को हम लोग कहते हैं, एसिटिक एसिड को ही इथेनोइक एसिड, क्योंकि दो का कार्बन है, तो दो का कार्बन ईथ की मिथ, इतना, तो यही हो जाएगा इथेनोइक एसिड। कहां पाया जाता है? विनेगर में। तो इथेनोइक एसिड पूछे, एसिटिक एसिड पूछे, दोनों विनेगर में पाया जाता है, दोनों का नाम सेम है। बॉडी बिल्डिंग में प्रोटीन ना, क्योंकि प्रोटीन से ही किसका निर्माण होता है? मैं बोला ना छोटा, प्रोटीन से किसका निर्माण होता है? बॉडी का, उत्तक का, अंग का। आंसर बता। प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे मटर। ऊर्जा के लिए, और रोग से लड़ने के लिए, रोग से लड़ने के लिए। कार्बोहाइड्रेट भी किसके लिए? ऊर्जा के लिए। और आप जो ये सब खाते हैं तो इसीलिए कहता है कि हर चीज खाना चाहिए। आप दूध खाओगे तो ये एक संतुलित आहार है। दूध में सबसे अधिक क्या होता है? प्रोटीन। इसीलिए बच्चा को पिलाया जाता है, क्योंकि उसके उत्तक का विकास हो सके। अब बुढ़वा सब जो बॉडी बनाने के लिए, मतलब जवान लोग प्रोटीन पाउडर खा जाते हैं डायरेक्ट। उससे दिक्कत क्या होता है? अब तुम कहोगे खा जाता है तो सर बॉडी भी तो बन जाता है। नहीं, प्रोटीन पाउडर अगर आप खाते हैं तो प्रोटीन पाउडर जब शरीर में जाएगा तो जितना तेज, जितना ज्यादा मात्रा में आप दे रहे हो उतना ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा। ऐसा अगर हर कोई भी मशीन है उसमें पता चला इतना देना है और इतना धान झोंक रहे हैं तो मशीन खराब हो जाएगा। तो वही मामला है कि हम लोग जो प्रोटीन पाउडर, जितना प्रोटीन दूध में जाएगा तो वो इनडायरेक्ट प्रोटीन होगा, डायरेक्टे प्रोटीन खा लेता है। ऐसे उत्तक यूं यूं उत्तक हो जाता है, और धीरे धीरे आपका लीवर जो है मामला गड़बड़ा देगा, इसलिए नहीं खाना चाहिए। तलवार जैसी चोंच वाली हमिंग बर्ड के बारे में विशेष क्या है? विशेष क्या है?
विश्व का सबसे छोटी चिड़िया यही ना है रे, तो ये काहे नहीं होगा आंसर? पूछ रहा विषय, इसकी चोंच शरीर से भी लंबी होती है, यही आंसर होगा। केवल अंटार्कटिका में होती है या उड़ नहीं सकती, आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। थैंक यू वेरी मच।